नमस्कार दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। द वक्फ अमेंडमेंट बिल हैज बीन पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल एग्जैक्टली क्या है और इससे किस तरीके से ग्राउंड पर फायदा हो सकता है और क्या ये एंटी मुस्लिम है या नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। पहली बात ये समझिए कि हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि राइट टू अपील हर इस देश के नागरिक को होना चाहिए, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी व्यक्ति हो। सो विच मीन्स दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू अपील। तो अगर आप कोई भी कहीं भी आप पीड़ित हैं, अगर आपके खिलाफ कुछ भी होता है तो आपको कोर्ट जाने का अधिकार है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो उसमें जो पहला चेंज ये हो रहा है कि पहले के बिल के अंदर जो वक्फ ट्राइब्यूनल होती थी, उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन में जिसमें अधिकतर सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज से लोग आते थे, मुसलमान समाज से लोग आते थे, अगर उसका कोई भी डिसीजन हो जाता है तो उसको ना हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, ना उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। अब फ़र्क ये हुआ है कि वक्फ ट्राइब्यूनल, अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करता है। इसके ये कोई एक रिलीजियस बोर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में पास्ट में ये कह चुका है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैट्यूटरी बोर्ड है। मतलब कि इसका काम होता है ज़मीनों की देखरेख करना जो वक्फ के अंदर आती है। वक्फ ये होता है, चैरिटी होती है। तो जो भी व्यक्ति अगर इस्लाम में बिलीव करता है तो वो अगर अपनी ज़मीन को इस्लाम के कॉज के लिए देना चाहता है। अब दरअसल दिक्कत ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट करा था, जिस अमेंडमेंट के तहत उसने बोला था कि भले नॉन मुसलमान भी हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो वक्फ के लिए डोनेट कर सकता है और कोई भी ज़मीन के ऊपर वक्फ जो है वो अपना लैंड क्लेम कर सकता है। अब मान लीजिए अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कोई भी व्यक्ति लैंड अब कह देता है कि उसकी ज़मीन है, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्टेक क्लेम किया है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी ज़मीन है। मतलब पीड़ित को प्रूव नहीं करना होता है कानून में। कांग्रेस पार्टी जो इस कानून लेकर आई थी उसके अंदर अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड ने आपकी ज़मीन के ऊपर क्लेम किया कि वक्फ की ज़मीन है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन है, ना कि वक्फ की। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये पूरा उल्टा हो जाता है इन केस ऑफ वक्फ के कानून में जो पहले हुआ करता था। इसको बदला गया है और ये कहा गया है कि मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड अगर कहता है कि आपकी ज़मीन जो है वक्फ की ज़मीन है, तो वक्फ को डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे ये प्रूव करने के लिए कि उसकी ज़मीन है। और उसके साथ में जो ट्राइब्यूनल की बजाय अगर मान लीजिए आप पीड़ित पक्ष हैं तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्राइब्यूनल जाएँ। अब ये कोई भले हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जा सकता है। तो पहला बदलाव ये हुआ है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है उसको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर लागू करा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको समझने की है वो ये है कि वक्फ से पीड़ित सिर्फ और सिर्फ कोई एक समाज के लोग नहीं हैं। पुणे के अंदर हमने देखा 100 से ज़्यादा मुसलमान परिवार वक्फ की वजह से, वक्फ बोर्ड की वजह से पीड़ित हैं। मेरे पास में केरला के कुछ पेपर्स हैं। केरला में चवक्कड़ के अंदर 200 क्रिश्चियन परिवार जो है वक्फ बोर्ड से पीड़ित हैं। मुनब्बम के अंदर हमने केरला में देखा कि 600 क्रिश्चियंस और हिंदूज़ जो 2-2 जनरेशन से वहाँ रह रहे थे उसको वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि उसकी ज़मीन है। और साथ में ही ऐसे ही त्रिशूर के अंदर कई केसेस हैं। तो आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि केरला बिशप काउंसिल ने अपना समर्थन दे दिया कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है वो सही बिल है। क्यों? क्योंकि पीड़ित पक्ष क्रिश्चियन पक्ष भी है, पीड़ित पक्ष हिंदू पक्ष भी है, पीड़ित पक्ष मुसलमान पक्ष भी है। तो आज हर व्यक्ति इस लैंड माफिया से कंप्लीटली डिसएंचेंटेड है क्योंकि उन सबकी ज़मीन पे वक्फ जो है वो अपना कब्ज़ा कर रहा है। और उस कब्ज़ा करने के बाद में वो बेचारे गरीब लोगों को, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उन लोगों को सालों साल लिटिगेशन में फेस करना पड़ता है ट्रिब्यूनल में। अब जब कांग्रेस पार्टी पहले जो डिसीजन लेके आई थी उसके सेक्शन 107 के अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लागू हुआ था। मतलब अगर एक ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी फैसला चल रहा है तो वो फैसला सालों साल तक चलते रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है कि कब तक वो फैसला चलेगा। अब जो सरकार ने बदलाव किया, मोदी सरकार ने, उसमें अब एक लॉ ऑफ लिमिटेशन आ गया है जिसमें कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ट्रिब्यूनल के फैसले को इम्प्लीमेंट करना होगा, ट्रिब्यूनल को अपना फैसला सुनाना होगा और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन के अंदर सरकार जो है या कोई भी दूसरा पीड़ित पक्ष है वो कोई भी कोर्ट में जा सकता है। अब आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि भाई वक्फ जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को किसी ने कह दिया कि वक्फ की ज़मीन है, उसके बाद जवाहर CGO कॉम्प्लेक्स को कह दिया कि वक्फ की ज़मीन है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को कह दिया कि वक्फ की ज़मीन है, इसके बाद ईडन गार्डन्स को कह दिया कि वक्फ की ज़मीन है, इसके बाद एक 1000 साल पुराने मंदिर को कह दिया कि वक्फ की ज़मीन है।
गोविंदपुरी विलेज जो बिहार के अंदर पटना के पास आता है, उसको कह दिया कि वक्फ की ज़मीन है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वक्फ के अंदर जो कांग्रेस पार्टी एक कानून लेके आई थी जिसमें प्रोविज़न था कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। उसमें एक सेक्शन 40 ये कहता था कि वक्फ बोर्ड ने किसी भी लैंड पे क्लेम कर दिया तो फिर वक्फ की वो लैंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, और दूसरे पक्ष को वो प्रूव करना पड़ता है जब तक केसेस चल रहा है। तो आप सोचिए कितनी सरकारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वक्फ ने अपना कब्जा करा है। तो आज अगर ये सरकार जो कानून लेकर आई है वो ये कह रही है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी होती है तो वक्फ बोर्ड को क्लेम करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है कि अधिकतर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उस सब की सब जो है मस्जिद है। पहली बात ये गलत है। अगर आप ओवरऑल वक्फ की प्रॉपर्टी देखेंगे तो 8,70,000 एकड़ के अराउंड है। इसमें 1,13,000 एकड़ में दुकानें हैं, 90,000 एकड़ में घर है, 1,50,000 एकड़ में कब्रिस्तान है, 1,40,000 एकड़ से ज़्यादा में एग्रीकल्चर लैंड है, और सिर्फ 1,19,000 एकड़ में मस्जिदें हैं। तो ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन मान लीजिए किसी ने सिर्फ और सिर्फ वक्फ के लिए दी होती है, वक्फ बोर्ड ने सिर्फ वक्फ के लिए उसको ज़मीन चैरिटी में मिली होती, तो फिर किसानों की इतनी सारे एग्रीकल्चर लैंड पे वक्फ कैसे हो सकता था? ये वक्फ लैंड वक्फ बोर्ड कैसे उस पर अपना स्टेक क्लेम कर सकता था? वो इसीलिए कर सकता था क्योंकि बिल्डर माफिया के रूप में वक्फ बोर्ड काम किया, और अब इसको सरकार परिवर्तित कर रही है और ये कह रही है कि कोई भी अगर ज़मीन को वक्फ बोर्ड कहेगा कि उसकी ज़मीन है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि अब हर वक्फ प्रॉपर्टी डिजिटली एक वामसी पोर्टल पर रजिस्टर होगी, जिससे देश में कोई भी व्यक्ति देख सकता है कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान समाज का इसलिए होगा क्योंकि अब कोई भी ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर अगर कोई मान लीजिए कोई अमीर मुसलमान या कोई भी अमीर बिल्डर जो है उस पर कब्ज़ा करके बैठा है तो वो आप ऑनलाइन पे देख सकते हो और आप उनको अकाउंटेबल कर सकते हो कि वहीं वहाँ पे भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा। अब सबसे बड़ी बात है ये जो सच्चर कमेटी की कॉपी है, ये सच्चर कमेटी कांग्रेस पार्टी जो है उसने बनाई थी। सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुसलमानों को भी होना चाहिए जिससे कि वक्फ बोर्ड जेंडर न्यूट्रल और इंक्लूसिव हो। इसने कहा था कि महिलाओं को भी होना चाहिए जिससे कि सही तरीके से न्याय हो सके। पहले में अनिवार्य महिलाएं नहीं थी, अब के अमेंडमेंट जो सरकार लेकर आई है उस पर मिनिमम 2 महिलाएं अनिवार्य हो चुकी हैं, और साथ में नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स को भी कहा गया और सरकार का एक नुमाइंदा जॉइंट सेक्रेटरी जो सीनियर लेवल का ऑफिशियल होगा वो सर्वे कर सकता है, वो भी उसमें रहेगा। अभी ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्योंकि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो एग्रीव्ड पार्टी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू लॉज हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो जब मान लो किसी भी हिंदू को जाना होता है तो सिविल कोर्ट जाता है। सब के सब जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है वो सिविल कोर्ट में एड्रेस होते हैं। तो वक्फ के लिए अलग से एक कानून जो बनाया गया था जिसमें उसको सिविल कोर्ट से दूर रख दिया गया था, इसको सरकार ने चेंज किया। उसने कहा कि अगर मैं एक मुसलमान हूँ पीड़ित पक्ष हूँ, मैं सिविल कोर्ट जा सकता हूँ, मैं हिंदू सिविल पीड़ित पक्ष हूँ, मैं सिविल कोर्ट जा सकता हूँ, अगर मैं क्रिश्चियन सिविल पीड़ित हूँ तो मैं सिविल कोर्ट जा सकता हूँ। एक बहुत बड़ा बदलाव इस कानून के अंदर ये भी आया है कि अब कोई भी आदिवासियों की ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन नहीं कर सकता है। तो हमने देखा है किस तरीके से झारखंड और अलग अलग इलाकों के अंदर वक्फ बोर्ड ने कई आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करा है और कहा है कि वो उनकी ज़मीन है। अब जब मैं कहता हूँ कब्ज़ा करा है, इसका ये मतलब है कि वो स्टेक क्लेम कर देते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और उसके बाद सालों साल तक वो बेचारा पीड़ित, भले वो आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वो सालों साल जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहता है, कोर्ट कचहरी यानी ट्रिब्यूनल के चक्कर काटते रहता है, और उसका फिर फैसला नहीं आता है। और इस कारण सबसे ज़्यादा अगर इससे नुकसान होता है तो वंचित समाज का होता है, भले वो किसी भी धर्म से है। अब अगर वक्फ बोर्ड सही तरीके से कार्य कर रहे होते तो एक डेटा पॉइंट है कि 2019 के अंदर वक्फ बोर्ड की टोटल संपत्ति थी 151 करोड़। 151 करोड़ का सालाना उसको आमदनी हुई। ये आमदनी 2024 में घटकर 1.3 करोड़ हो गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर वक्फ की संपत्तियाँ बड़ी हैं तो आमदनी जो है वो कैसे घट गई, और ये बचा हुआ पैसा है वो किसकी जेब में गया। और साथ में अगर मुसलमान समाज की सोशो इकॉनमिक इंडिकेटर्स वक्फ बोर्ड की लाइन पर इम्प्रूव नहीं हुए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार वो चुनिंदा परिवार है जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जिन्होंने अपनी तो जेबें भर ली पर मुसलमान समाज की जेब में पैसा नहीं डाला। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि ये वक्फ बोर्ड कितने आर्बिट्ररी हैं, इसकी बात सीताराम केसरी ने कांग्रेस पार्टी के 1990s के पार्लियामेंट के डिबेट में कही थी। ये कहा था उन्होंने कि जो वक्फ बोर्ड हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरे पास पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं। डीपी त्रिपाठी 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर शरद पवार के एनसीपी से कहते हैं कि वक्फ बोर्ड्स
Justice Rajendra Sachar has pointed out that the Waqf Board have become symbols of plunder, land grabbing and encroachment. Therefore, strict action will have to be taken to retrieve and take back the Waqf properties. तो ये भी मान रहे हैं कि encroachment वक्फ की properties पे हुआ था। मोहम्मद अली खान कांग्रेस पार्टी के कहते हैं, और मैं उनको कोट करना चाहता हूँ, अगर उनकी खुली आंखों के सामने कोई लूट हो रही है तो ये अन्याय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि वक्फ की संपत्ति की मैपिंग नहीं हो रही है। शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी से कहते हैं कि वक्फ की ज़मीनों पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर दिया है। कि रहमान खान कांग्रेस पार्टी से कहते हैं the Waqf boards are not functioning properly. It is a fact that the Waqf boards are not functioning properly. How did the JPC come into being? There was a lot of complaints about the Waqf administration in Bengal. Then this house constituted it. So everybody from every political party, even if they had appeasement constraints, when they were participating in the debate in the parliament, acknowledged that there was no transparency in the functioning of the Waqf board. And the Waqf board, the benefit of the Waqf board was not going to the Muslim community. This is why precisely this government through the section has ensured that the Waqf board there will be transparency and accountability. अब ये एक झूठ फैलाया जा रहा है कि भाई मस्जिदें छीनी जाएंगी, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये जो बिल है ये रेट्रोस्पेक्ट में नहीं लागू किया जा रहा है। ये जो बिल है वो आगे चल के लागू होगा। जो प्रॉपर्टीज़ कोर्ट के डिस्प्यूट में है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट के कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के कोर्ट के डिसीजन को सिविल कोर्ट जो है वो मानेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के करप्शन के बारे में सबने स्वीकारा है। 1995 का मैं आपको एक जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के राम रतन राम कहते हैं कि कई बार वक्फ की संपत्तियों पर दुकानें दे दी जाती हैं, उनका किराया मुतावली जो मैनेज करते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को खुद अपनी जेब में रख लेते हैं और इसका कोई हिसाब नहीं होता। सो इवन कांग्रेस पार्टी इन द पास्ट हैड एक्नॉलेज दैट देयर इज़ अ नीड फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। आज विडम्बना की बात देखिए कि प्रियंका वाड्रा सांसद है वायनाड से केरला के अंदर, राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं केरला से, कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर काफ़ी मजबूत देखी जाती है, उसके बावजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे बड़ा विक्टिम है वक्फ बोर्ड के लैंड इंक्रोचमेंट में। भले त्रिशूर हो गया, भले एर्नाकुलम हो गया, या भले कोई भी जगह हो गई केरला की, परंतु उसके बावजूद जब लोकसभा के अंदर डिबेट हुई ना प्रियंका वाड्रा ने पार्टिसिपेट किया ना राहुल गांधी ने पार्टिसिपेट किया। मतलब आज क्या कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ है उनकी आवाज़ नहीं है? ये सोचने की बात है। और ये वही सोच है जो 2000 के एरा के पहले में 1980s के अंदर जब राजीव गांधी ने शाहबानो के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करा था। शाहबानो मुस्लिम महिला थी जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। राजीव गांधी खड़े हुए रेडिकल्स के साथ में। ट्रिपल तलाक बिल जब मोदी सरकार लाई, जो एक रिफॉर्मेटरी बिल था, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई रेडिकल्स के साथ में। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ भाजपा बात कर रही है, ये एक अनवर मणिपडी रिपोर्ट है, जो अनवर मणिपडी रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस 2012 के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले आई थी। उसको फिर 8 साल बाद वापस से कर्नाटका की सरकार पर दबाव पड़ा था कि इसको टेबल करना चाहिए, और उस वक्त सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अखबार है उसके हिसाब से कई कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हो सकते थे प्राइमा फेसी। और अनवर मणिपडी जो कर्नाटका के अंदर ने ये तक कह दिया था कि मुझे रिपोर्ट दबाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पैसे तक दिए थे। इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है, जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, कि भाई इससे मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप ट्रीट किया जाएगा। पहले असदुद्दीन ओवैसी वही हैं जिन्होंने कहा था सीए के वक्त में कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी, और अभी तक एक भी मुसलमान का नाम वो नहीं बता सकते जिसकी सिटीजनशिप गई। तो मतलब इन सब की राजनीति पनपती है मुसलमानों के मन में एक झूठा डर और भय पैदा करने के लिए। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस पे प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की शमिका रमी ने लिखा है, जिसमें वो कहती हैं कि गरीबी देश के अंदर कम हुई है, इसमें रेट ऑफ गरीबी ज़्यादा मुसलमानों में कम हुई है विज़ावी हिंदू, दोनों में अब सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। परंतु सोचने की बात यह है कि अगर मोदी सरकार मुसलमान विरोधी होती तो फिर गरीबों की मुस्लिम समाज से जो गरीब है उनकी गरीबी इतनी कम कैसे हो सकती है? इतनी मुसलमान जो है सरकारी स्कीमों का बेनिफिट उनको कैसे मिल रहा है? और साथ में मुस्लिम समाज की पर कैपिटा इनकम 27% से मोदी राज में कैसे बनी हुई? इसीलिए हुई है कि मोदी जी की सरकार की फिलॉसफी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। मैं ये सब रिसर्च आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि वक्फ बोर्ड को अमेंड करते हुए, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित नहीं अमेंड करते हुए जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आई है, उसकी मूल धारणा यही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हर व्यक्ति को, भले मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, किसान, वंचित, कोई भी समाज से आता है, उन सबको अधिकार देता है कोर्ट जाने का,
और अगर उनकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा करता है तो कोर्ट जाकर एक रिप्रीव लेने का। आज की तारीख के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल्स में भले हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। 20,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर आज जो भी व्यक्ति वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी मानसिकता से विरोध कर रहा है जो कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान समाज के मन में एक झूठा भय पैदा होते रहे। वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की ग्रीवियंसेस को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और इसीलिए ये लोग एंटी प्रोग्रेस, एंटी इंडियन यूनिटी हैं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए अनिवार्य है। ये हर वंचित, हर शोषित, हर गरीब के पक्ष का बिल है। इसी वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। आप भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को पढ़िएगा और कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।